जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का भाग पहला देखेंगे, जिसमें भारत का संवैधानिक विकास का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक का संपूर्ण निचोड़ होगा। यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे और आप लोग देखते रहिएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है और आप लोगों का तैयारी लेवल क्या है। तो राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 ईस्वी में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 2 का आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्य गृह, सैन्य, राजस्व तथा वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधित विषयों हेतु एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली आरंभ की गई। कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इस परिषद का सदस्य मनोनीत किया। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था तथा यह वित्तीय विषयों पर चर्चा नहीं कर सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और परिषद के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। इसके अंतर्गत परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की गई, परंतु उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये पूछ रहा है सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम पुट देख लेते हैं, उसको हटा देते हैं जिससे आप लोग आसानी से मिला सकें। तो देख लेते हैं। पहला है नियंत्रक मंडल की स्थापना तो किससे हुआ था? तो आप अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे कौन सा सही होगा। और बी पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सी पॉइंट है ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। और डी पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चारों का आप लोग देख सकते हैं कौन किससे मिलान होगा। तो चलिए आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे तो चलिए बिना देर के बता देते हैं। ए का हो जाएगा नियंत्रक मंडल की स्थापना किससे हुआ था? तो एक का हो जाएगा 2 पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बी पॉइंट हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, आप लोग ऊपर पढ़े हो, विनिमन 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 अधिनियम 1773 के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी सी पॉइंट देख लेते हैं। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर नियम 1813 में दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति
ये हो जाएगा डी का 4, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा नियुक्त किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस तरह देख लेंगे। ए का 2 और बी का 1, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो आप लोग ऐसे ऐसे देख सकते हैं 21 34, 21 34 देख लेंगे। पहले में नहीं है 12, ये है 21 34, बी में है 21 34, तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। ऐसे देखेंगे 21 और ये आपका हो जाएगा 34, 21 34, यानी कि बी पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के राजनैतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया तथा कंपनी के राजनैतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थर्ड देख लेते हैं, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। साथ ही भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान भी किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चलिए ऊपर कर देते हैं आपको जिससे स्पष्ट दिखाई दे। चौथा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे के सारे मोस्ट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 5, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई एवं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया। इसे मांटेग्यू चम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा को भारत से पृथक किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, गवर्नर जनरल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों, संघ सूची, प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची में किया गया था। अवशिष्ट शक्तियों सहित विदेशी प्रतिरक्षा तथा कुछ आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल को प्रदान किए गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8,
अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब शामिल किया गया था? तो प्रश्न संख्या 8 का आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी क्योंकि विदेशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। वर्तमान में यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धारा 42 अनुच्छेद 123। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, कनाडा से। चलिए इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई। कनाडा के संविधान में केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार सांसद को है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। इसको भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो आप लोग इसका मैं पूरा ऊपर कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रश्न देख के बस अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो आप लोग देख लिए होंगे, तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, पहला, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, और मूल अधिकार किस देश से लिया गया है, और समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो आप लोगों को अगर ज़्यादा नहीं पता है, 1-2 भी पता है, तब भी मिलाइए। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं, मिला देते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है आयरलैंड से लिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहले का 1 का 3 हो जाएगा। और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये मूल अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। बी का 5 हो जाएगा। और समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 35-1, 35-12, 35-12 देखेंगे, बस इतना ही देखेंगे, लास्ट वाला नहीं मिलाना है। 35-12 आप लोग खोजोगे, 35 इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, क्योंकि ये 54-12 है, और इस वाले में 35-21 है, ये नहीं है, हमको 35-12 चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, 35-12। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरह कभी मिलाया कीजिए, आप लोगों से ये कूट वाले सवाल गलत नहीं होंगे। तो एक बार मैं अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और कर लिए होंगे बेहद आसानी से। इसके बाद आप लोगों से क्वेश्चन ये गलत नहीं होंगे। तो इसके बारे में देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। जो मूल अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति है, ये कनाडा से लिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे।
ये याद रखिएगा। जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो आप लोग आयरलैंड ऐसे ट्रिक कर देंगे। लेकिन जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उससे ऊपर आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या तो और आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कूट वाले सवाल आने चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस विषय में भिन्न है कि भारत में, तो आप लोग पढ़ के अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट, न्यायिक पुनर्विलोकन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में संसद सर्वोच्च तथा प्रभुत्व संपन्न है। यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है और न्यायपालिका को विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून का न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई अधिकार नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 13 में निहित है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून पर न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करना और असंवैधानिक पाए जाने पर उसे रद्द कर देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना 4 ऑप्शन में से पढ़ के अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आई होप आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। आरंभिक अमेरिका संविधान परिसंघ की व्यवस्था करता था, परंतु अमेरिकी गृह युद्ध के पश्चात संघीय न्यायालय द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों ने उसे संघीय स्वरूप प्रदान किया। संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप अधिकांश विशेषताएं अमेरिकी संविधान में शामिल हैं, जैसे लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी नागरिकता, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति, राज्यों के अपने पृथक संविधान की उपस्थिति आदि। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आप लोग अगर ऊपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से ट्रिक कर पा रहे होंगे। और तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार अमेरिका के अधिकार पत्र के समान है। इन अधिकारों को प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी कहा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अपरिहार्य और किसे कहा गया है? प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार भी किसे कहा गया है? तो मौलिक अधिकारों को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है पश्चिम बंगाल से, बी पॉइंट है मुंबई प्रेसिडेंसी से, और सी पॉइंट है तत्कालीन मध्य भारत से, और डी पॉइंट है पंजाब से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें ये पश्चिम बंगाल से नहीं रहता, ये पूर्वी बंगाल से रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। संविधान सभा के आरंभिक चुनाव जो 1946 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में
निर्वाचित हुए थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न 16 का आप लोग राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। 1891 में जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश तथा मृत्यु दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 17वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन ऐसे हैं जो अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। बाकी सारे थे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946 में किया गया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी तथा जगजीवन राम आदि सदस्य शामिल थे। लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था और तृतीय कब हुआ था। यहाँ तक याद होना चाहिए, यही प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लिए होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरा ये 9 को हुआ था और ये 11 को हुआ था और तीसरा 13 को हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए पूरे और डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्य ने भाग लिया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19, संविधान सभा के समकक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू, बी पॉइंट है बी आर अम्बेडकर और सी पॉइंट है बी एन राव और डी पॉइंट है महात्मा गांधी। तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पॉइंट, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो 13 दिसंबर 1946 को हुई, इस दिन जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। ये है सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो हम ऊपर कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे और आप लोग मिला सकें। तो आप लोग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम ऑप्शन दिखा देंगे कौन सा सही है। तो पहला है, संविधान सभा के पहले
उपाध्यक्ष कौन थे? बी पॉइंट है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? और सी पॉइंट राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ 4 1 2 3 4 करके दिया है और ABCD इसमें से कौन किस में मिलेगा, आप लोग इसको मिलाइए और अपना राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो आई होप आप लोग देख लिए होंगे। तो चलिए बिना देर किए पहले इसको मिला लेते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं संविधान सभा का जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो एक का हो जाएगा आप लोग 4, वो थे HC मुखर्जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो थे वो थे, तीसरा हो जाएगा KM मुंशी। और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इसके बारे में अगर पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा ये BT कृष्णमाचारी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चौथे का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं पहले का पहले का है 4, पहले का 4, दूसरे का 3 और तो 43-12 हम देखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 43-12 जहाँ रहेगा वही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं। तो ऐसे मिलाएंगे आप लोग कि 43-12 किस में है। तो यहाँ तो 12 34 है, ये गलत हो जाएगा, 43 ये 12, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी पॉइंट, यहाँ 43-12 है। ठीक है, तो आई होप इस तरह के कूट वाले सवाल आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। तो देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल में जो है पॉइंट। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। और राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य BT कृष्णमाचारी थे। और डी पॉइंट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आप लोगों को जो भी आंसर सही लगे, सटीक लगे और आप लोगों को आ रहा होगा उसका आप लोग चुन के कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का कौन सा राइट आंसर था। तो राइट आंसर हो जाएगा C पॉइंट 11 अधिवेशन हुए थे। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि जो लगा था 165 दिन लगा था, आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 64 लाख रुपए याद रखिएगा। 11 अधिवेशन और कितने दिन का समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22, संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से हुआ था, तो आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा डी पॉइंट प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर हुआ था। सामान्यतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा के लिए चुना गया तथा स्थानों का आवंटन प्रत्येक प्रांत में उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि 10 लाख के जहाँ जनसंख्या थी वहाँ से एक प्रतिनिधि को चुना गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 23, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अपना राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा C पॉइंट BN राव। चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर बेनेगल नरसिंह राव BN राव जिसको कहा जाता है को नियुक्त किया गया। बाद में इन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्ष 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग 24 का राइट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी पॉइंट 1 और 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सदस्य थे कौन? एन गोपाल स्वामी अय्यर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं थे। चलिए इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कौन कौन और थे। संविधान सभा की प्रारूपी समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इस समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे तथा इनके अतिरिक्त इस समिति में 6 अन्य सदस्य भी शामिल थे, जो इस प्रकार हैं। तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, KM मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला और BL मित्र। इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तत्पश्चात N माधव राव ने पद संभाला और DP खेतान इनकी मृत्यु के पश्चात इनका पद TT कृष्णामाचारी ने संभाले थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बीच में किसने किसने छोड़ दिया था, किस कारण छोड़ दिया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बस यहीं तक रहने देंगे, उसके बाद आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट है संविधान सभा द्वारा, B पॉइंट है भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, और C पॉइंट है भारतीय संसद द्वारा, और D पॉइंट है ब्रिटिश संसद द्वारा। तो आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा किसमें का राइट आंसर कौन है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।